Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the exercise of our chapter number 2, that is biological molecules. So let's start. So dear students, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे the exercise of chapter number 2, that is biological molecules. So dear students, start करते हैं question number 1 से. Exercise question number 1. So first question is of the fill in the blanks. The first blank is the sum of all the chemical reactions taking place within a cell is called. तो dear students, हमने पढ़ा था इसको डिटेल के साथ कि एक सेल के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म. क्लियर? सो द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस taking place within a cell is called metabolism. Blank number 2. Dash is the basic element of organic compounds. तो dear students, हमने डिस्कस किया था the biological nature of the molecules, organic and inorganic. तो organic compounds या organic molecules वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एट अ टाइम मौजूद हो, केमिकली लिंक्ड हो, और इसके अलावा बाकी तमाम मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एट अ टाइम मौजूद नहीं हैं वो इनऑर्गेनिक कहलाते हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस ब्लैंक इज कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. द ब्लैंक नंबर 3. All the amino acids have an amino group and a carboxyl group attached to the same dash atom. So एक ही एटम के साथ अमाइनो ग्रुप भी अटैच होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच होता है, रेडिकल भी अटैच होता है, द अल्काइल रेडिकल और हाइड्रोजन एटम भी अटैच होता है एक ही एटम के साथ, और वो होता है कार्बन एटम. नाउ द ब्लैंक नंबर 4. डैश इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था और आपको मार्क भी करवाया था वहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे सेलुलोज, द पॉलीसेकेराइड्स. सो सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर. इन नेचर की बात हो रही है. क्लियर? सेलुलोज. ब्लैंक नंबर 5. एल्जिनिन एंड गुआनिन आर डबल रिंग्ड बेसिस एंड आर कॉल्ड. तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड्स में हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड्स में दो तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, सिंगल रिंग्ड एंड डबल रिंग्ड. जो सिंगल रिंग्ड होती हैं उनको हम पायरेमिडीन्स कहते हैं, और जो डबल रिंग्ड होती हैं उनको हम प्यूरिन्स कहते हैं. और प्यूरिन्स में दो हैं, एडेनिन एंड गुआनिन. सो द आंसर फॉर दिस ब्लैंक इज प्यूरिन्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राइट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट इफ इट इज़ फॉल्स. तो अगर तो स्टेटमेंट्स कुछ दी गई हैं, अगर वो ट्रू है तो उसके सामने हम ट्रू लिखेंगे, अगर वो फॉल्स है तो उसके सामने फॉल्स लिखकर और उसकी करेक्ट स्टेटमेंट भी लिखेंगे. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन आयोनाइज्ड फॉर्म. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. सो इन बिलियंस ओनली 1 or 2% molecules, water molecules are in ionized form. So this statement is very much true. The second statement says the covalent bond among two monosaccharides is called a peptide bond. So the statement is false. Dear students, हमने पढ़ा था कि दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान जो लिंक होता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं या उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं. It is not the covalent or a peptide bond. Clear? Statement number 3. Glycogen is also called plant starch. So dear students, this statement is false. Glycogen is called animal starch. Clear? The correct statement. Now the fourth statement says adenine is always opposite to guanine. Cytosine and thymine are opposed. Thymine and cytosine and thymine are opposite to each other in DNA molecule. So dear student, this statement is incorrect. This is false statement. Adenine हमेशा थायमीन के साथ पेयर बनाती है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर बनाती है. So that is the correct statement. The adenine is always opposite to thymine and cytosine is always opposite to guanine in a DNA molecule. Statement number 5.
DNA molecule is made up of 2 polynucleotide strands. So this one, that is true statement. DNA के अंदर 2 polynucleotide strands होती हैं. Now, question number 3. Each question has 4 options and circle the correct answer. तो ये हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ, उनमें से हमने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको एनसर्कल करना है. द फर्स्ट MCQ इज एनिमल्स ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट्स मेनली फ्रॉम. तो हमने कार्बोहाइड्रेट वाले पोर्शन में पढ़ा था डिटेल से. द अल्फा ऑप्शन इज ग्लूकोज. नो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. बीटा ऑप्शन इज स्टार्च. Yes, dear students, that is the correct answer. So this is the correct option. So because animals obtain the carbohydrates mainly in the form of starch. Clear? Sucrose, it is a disaccharide, while glycogen, it is the surplus glucose stored in the liver and muscle cells. So the correct answer for the first multiple choice question is beta, that is starch. Now, MCQ number 2, peptide bond is a. Peptide bond किस में बनता है डियर स्टूडेंट्स? आपको याद है हमने प्रोटीन्स में, अमाइनो एसिड्स में पढ़ा था. So carbon nitrogen link, yes, that is the correct answer. So option alpha is correct. कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं between the 2 amino acids. Carbon oxygen bond, that is a glycosidic bond. Option beta is not the appropriate. Nitrogen and hydrogen link, not appropriate. Carbon hydrogen, it is not appropriate link. Clear? So the correct answer for MCQ number 2, the peptide bond is a carbon nitrogen link between 2 amino acids. Now the MCQ number 3, globular proteins differ from fibrous proteins in. तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी प्रोटीन्स की ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, फाइब्रस प्रोटीन्स एंड द ग्लोबुलर प्रोटीन्स. तो उनमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमने देखना है कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों में डिफरेंशिएटिंग है. दे हैव अमाइनो एसिड्स, तो ये तो कॉमन पॉइंट है, दोनों के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं. ग्लोबुलर प्रोटीन भी अमाइनो एसिड से बनती है, फाइब्रस प्रोटीन भी अमाइनो एसिड से बनती है. देयर रिपीटिंग यूनिट्स ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. तो इट इज़ ऑब्वियस क्योंकि अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं. तो ये भी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं है. ऑप्शन चार्ली सेज बीइंग सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम. यस डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. बिकॉज कि जो फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं दे आर इनसॉल्युबल. क्लियर? So being soluble in aqueous medium, they are the globular proteins, while the fibrous proteins, they are insoluble. So the correct answer is Charlie. Now MCQ number 4, it says which one of the following kinds of atoms do not occur in carbohydrates. तो नीचे कुछ एटम्स दिए गए हैं, उनमें से हमने देखना है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होता. हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट में 3 एटम्स होते हैं, कार्बन, hydrogen and oxygen. Clear? So alpha option is carbon. So this is not our answer. हमने वो ढूंढना जो इनमें नहीं होता. Option beta says hydrogen. It is correct. मतलब कि हाइड्रोजन भी मौजूद होता है. Option Charlie says nitrogen. Yes dear students, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नाइट्रोजन नहीं होता. Nitrogen is present in the proteins or amino acids. एंड डेल्टा ऑप्शन इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन भी कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद होता है. सो ओनली द एटम विच इज नॉट प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट्स इज नाइट्रोजन एंड दैट इज द आंसर. MCQ number 5, it says amino acids are arranged in proper sequence during protein synthesis according to the instructions transcribed on. तो डियर स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है और इनकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो किस शक्ल में होती हैं. यस, सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर RNA. नो डियर स्टूडेंट्स, अल्फा ऑप्शन इज नॉट द आंसर. ट्रांसफर RNA तो जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है वहाँ पर ट्रांसफ़र करता है अप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड को जो कि कोड आगे मौजूद होता है. ऑप्शन बीटा सेज राइबोसोमल RNA. सो राइबोसोमल RNA इट इज़ द पार्ट ऑफ राइबोसोम्स. सो ये भी ऑप्शन नहीं है.
Option 40 is messenger RNA. Yes, dear students, messenger RNA is actually the answer because के messenger RNA के ऊपर वो specific triplet code होता है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो कि एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा होता है. So amino acids are arranged in proper sequence during protein synthesis according to the instructions transcribed on messenger RNA. So the correct option is Charlie. Now question number 4, the short questions. First of all, name the carbohydrates suitable as food for man. So इंसानों के लिए वो कौन से suitable carbohydrates हैं जो हम खाते हैं रूटीन में, डेली रूटीन में. तो dear students, they are the cereals जो हम अनाज खाते हैं, ठीक है. उसमें wheat है, उसमें राइस है, उसमें oats हैं, उसमें barley है, ठीक है. इसके अलावा root tubers है, cane sugar है, milk sugar है. So these are the suitable food for carbohydrates for man. Question number 2, why are fats considered as high energy compounds? तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था lipids, तब मैंने आपको ये वहाँ पर मार्क भी करवाया था ये क्वेश्चन कि lipids they store double amount of energy as the same amount of carbohydrates because of 2 reasons. Number 1, the lipids have high proportion of carbon hydrogen bonds, and number 2, the low proportion of oxygen in them. इस वजह से उनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड चूँकि पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जितने ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी. तो एक कार्बन एटम जो है, जितने कार्बन एटम वाला एक लिपिड होगा और उतने ही कार्बन एटम वाला अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी इन द लिपिड्स. क्लियर? सो दैट इज़ वाई दे आर द हाई सोर्स ऑफ एनर्जी. और आपको याद होगा हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि तो हमने प्रीवियस क्लासेस में ये बात पढ़ी थी कि जो 1 gram of carbohydrates when it burns it provides 4 kilocalories of energy, while the lipids, if they are burnt, 1 gram of lipid when it is burnt it provides about 9 kilocalories of energy. So it is about the double. तो कार्बोहाइड्रेट्स में 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरीज और लिपिड्स में about 9 kilocalories, so it is more than double. Clear? Now question number 3, it says what is the function of messenger RNA? तो dear students, हमने अभी डिस्कस किया messenger RNA बेसिकली इट इज़ द ट्रांसक्रिप्ट. ये कॉपी होती है किसी भी जीन की, या जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, किसी भी प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाना है तो उसका कोड जो है उसको कॉपी करवाया जाता है डीएनए से इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए. और फिर वो मैसेंजर आरएनए जब न्यूक्लियस से बाहर आता है सो इट इज ट्रांसलेटेड इनटू अ प्रोटीन. क्लियर? सो इट कैरीज द मैसेज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एमाइनो एसिड्स? तो हमने डिटेल से डिस्कस किया था एमाइनो एसिड्स. इनको एमाइनो एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 2 मेजर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक एमाइनो ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप, तीसरा अल्काइल रेडिकल, चौथा हाइड्रोजन एटम, एंड ऑल दीज 4 आर लिंक्ड टू अ सिंगल कार्बन एटम, अ सेम कार्बन एटम, जिसको हमने अल्फा कार्बन भी कहा था. क्लियर? सो दैट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एन एमाइनो एसिड, the structural and functional unit of proteins. Now question number 5, it says what is the percentage of water in brain cells of man? इंसानों के जो ब्रेन सेल्स होते हैं उनमें कितने % पानी मौजूद है? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था ये भी, वो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के अंदर, कि जो ब्रेन है हमारा बहुत ही डेलिकेट टिश्यू है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, नर्म होता है. तो जिस तरह से जेली लाइक, इस तरह से यानी कि सेमी सॉलिड होता है. और डियर स्टूडेंट्स, इसमें वाटर की जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. तो डियर स्टूडेंट्स, याद होगा आपको कि कितने % मैंने बताया था? अबाउट 85% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द ब्रेन सेल्स. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी सॉफ्ट. क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे आवर न्यू चैप्टर. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.